हेलो मेरे प्यारे व्यूवर्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन अब पर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं जो आपकी क्लास 9th की बिहाइव बुक है उसका 4th चैप्टर अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बिफोर यू रीड का कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ ना कुछ सेक्शन। पहला पॉइंट क्या दिया है, व्हाट डू यू थिंक ऑफ व्हेन यू हियर द वर्ड जीनियस? अ जीनियस, व्हाट क्वालिटीज डू यू थिंक अ जीनियस हैज़? तो जब हम ये वर्ड सुनते हैं जीनियस नाम का, तो हमारे दिमाग में पहली चीज़ क्या आती है? भैया अगर मेरे बारे की बात करूं तो मैं खुद को ही जीनियस गणा मानता हूं, तो मेरे दिमाग में पहली चीज़ यही आती है कि जीनियस मैं ही हूं। बट यहाँ पर ये क्या पूछा गया है कि जीनियस क्या होता है और जीनियस की क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं। और मतलब यहाँ पर भी कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, या आप पढ़िए ना पढ़िए आपकी मर्जी है, पढ़ लीजिएगा। वैसे तो हम चैप्टर की तरफ ही बढ़ते हैं। तो चैप्टर में पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली चैप्टर दिया पॉइंट क्या दिया हुआ है, एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज बोर्न ऑन 14 मार्च 1879 इन द जर्मन सिटी ऑफ उल्म। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन जो हमारे जीनियस थे, इनका जन्म कब हुआ था? 14 मार्च को हुआ था। मेरे से 5 दिन बड़े हैं। अब ईयर मैं बताने नहीं वाला हूँ, ईयर खुद ढूंढ लीजिएगा। तो 14 मार्च 1879 1879 को इनका जन्म हुआ था। जर्मन की एक सिटी जिसका नाम है उल्म, उसके अंदर हुआ था। विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज डेस्टाइन्ड फॉर ग्रेटनेस। और जब ये पैदा हुए थे तब इस चीज़ का कोई वजूद नहीं था, इंडिकेशन नहीं था कि ये इतने बड़े मतलब इतने ज़्यादा ग्रेट इंसान निकलेंगे। ऑन द कॉन्ट्रेरी हिज मदर थॉट एल्बर्ट वॉज अ फ्रीक। और इनके जो मतलब ऑन द कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी का मीनिंग होता है विपरीत या विरोधी। मतलब इनकी माताजी ने जो सोचा था उससे विरोध करते हुए, यानी कि उसके विपरीत एल्बर्ट जो है वो एक फ्रीक निकले। अब फ्रीक क्या होता है? फ्रीक यानी कि जो एक असामान्य व्यक्ति होता है, एबनॉर्मल होता है। यहाँ पर एक बड़ा सारा मीनिंग भी दिया हुआ है फ्रीक का, अगर आप पढ़ना चाहें तो। फ्रीक का मीनिंग दिया, अ वर्ड यूज्ड डिसअप्रूविंग टू टॉक अबाउट अ पर्सन हु इज अनयूजुअल एंड डजंट बिहेव लुक और थिंक लाइक अदर्स। यानी कि जैसे अपने नॉर्मल बिहेवियर करते हैं उस तरह से नॉर्मल बिहेवियर ना करते हुए हमें रॉन्ग प्रूव करते हुए जो इंसान होते हैं वो होते हैं फ्रीक। इस पे एक मूवी भी आई थी शायद, फ्रीकी एली नाम से। तो वो भी देख लीजिएगा, वो भी काफ़ी अच्छी मूवी दिखाई है, जिसमें मतलब उस बंदे को फ्रीक मानते थे लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा जीनियस था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक फ्रीक निकले और टू हर हिज हेड सीम्स मच टू लार्ज। और उसकी माँ के अकॉर्डिंगली क्या था, एल्बर्ट का जो सिर था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। मतलब उसके सिर का साइज़ क्या है, नॉर्मल पीपल से काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। अब यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट करने से पहले कुछ ये इन्फॉर्मेशन है, ये बता देता हूँ आपको। that Otto Nussbaum, द हिस्टोरियन ऑफ एंशियंट मैथमेटिक्स, यानी कि प्राचीन गणित विशेषज्ञ जो थे, उन्होंने एक बार एक स्टोरी बताई थी। आइंस्टाइन जब एक बच्चा था तब की बात है। दैट ही कैरेक्टराइजेज एज अ लीजेंड, यानी कि उन्हें एक लीजेंड की पदवी तो प्रदान कर दी गई थी, बट दैट सीम्स फेयरली ऑथेंटिक। लेकिन ये मतलब क्या है, सच में प्रमाणिक भी, मतलब इसका कोई प्रमाण भी था असली में ये जीनियस या लीजेंड कैसे थे, इसका भी हमें कुछ ना कुछ सबूत मिलते हैं। सो एज ही वॉज अ लेट टॉकर, जैसे कि हमें बताया जाएगा आगे कि ये क्या है, इन्होंने लेट बोलना शुरू किया था। जैसे आमतौर पर बच्चे 1-1.5 साल की उम्र में बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन इन्होंने 2.5 साल की उम्र में बोलना शुरू किया था, तो एक लेट टॉकर थे। हिज पेरेंट्स वर वरिड, क्योंकि इन्होंने लेट बोलना शुरू किया तो इनके मम्मी पापा जो थे वो काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में चिंतित रहते थे। एट लास्ट एट द सपर टेबल वन नाइट ही ब्रोक हिज साइलेंस टू से द सूप इज़ टू हॉट। लेकिन एक बार क्या हुआ, जब ये सब क्या है, एक रात को सपर कर रहे थे। सपर होता है जो आपका डिनर होता है, उसे सपर कहा जाता है। जब वो डाइनिंग टेबल पर अपना सपर कर रहे थे तब क्या है, तब एल्बर्ट ने अपनी चुप्पी तोड़ी और क्या बोला कि ये सूप तो भैया बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ही ज़्यादा हॉट है। ग्रेटली रिलाइव्ड हिज पेरेंट्स आस्क्ड व्हाई ही हैज़ नेवर सेड अ वर्ड बिफोर। और इससे क्या है, उनके पेरेंट्स को काफ़ी तसल्ली तो मिली, लेकिन उन्होंने पूछा कि तुमने आज से पहले कोई वर्ड क्यों नहीं बोला। तो एल्बर्ट जी हमारे क्या जवाब देते हैं, बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वॉज इन ऑर्डर, क्योंकि अभी तक जो था वो सारा कुछ सिस्टमेटिकली चल रहा था, सब मुझे सही तरीके से मिलता था। लेकिन आज जो सूप है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म मिला, इसलिए मैंने इसके बारे में बोल दिया भाई। तो मतलब ये एक प्रमाण मिलता है, इस तरह का ऑथेंटिकेशन मिलता है। तो चलिए सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टाइन स्टिल वॉजंट टॉकिंग, मतलब 2.5 साल की उम्र तक आइंस्टाइन नहीं बोलते थे।
When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. लेकिन जब इन्होंने बोलना शुरू किया, धीरे धीरे बोलना शुरू किया, तो तब क्या था, ये हर चीज़ को 2 बार रिपीट करते थे। जैसे हम बोलते हैं कल, तो ये क्या बोलते थे, कल कल। हम बोलते हैं रोना, तो ये बोलते थे रोना रोना, मतलब ट्वाइस, यानी कि हर एक बार डबल बोलते थे। आइंस्टाइन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन। और आइंस्टाइन को ये भनक नहीं थी, यानी कि ये नहीं पता कि बाकी बच्चों के साथ मिलकर करना क्या होता है, किस तरह से खेलते हैं। एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग। और उसके जो बाकी साथी थे, दोस्त वगैरह थे, वो उसे क्या बुलाते थे, ब्रदर बोरिंग नाम से बुलाते थे। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम। तो ये जो यंगस्टर था, ये बच्चा था जब एल्बर्ट आइंस्टाइन, तब ये क्या है, खुद में ही अपना मतलब खुद ही खेलने में व्यस्त रहते थे, काफ़ी अकेले में ही खेलते रहते थे। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज़। और उन्हें क्या है, मैकेनिकल टॉयज़ जो मशीनरी वगैरह थी, ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आते थे, मशीन वाले टॉयज़। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, ही सैड टू हैव सेड फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स। ओके, जब इनकी बहन पैदा हुई थी, तब क्या, इनकी बहन का नाम बताया गया यहाँ पर माजा। तो जब इनकी बहन माजा पैदा हुई थी, तब इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा था कि चलो ये तो ठीक है, लेकिन इसके पहिए कहाँ पर हैं। क्योंकि ये जब मतलब छोटी सी बच्ची पैदा हुई, तो इसे लगा कि ये भी कोई टॉय है, लेकिन अभी तक इन्होंने जितने भी टॉयज़ किए थे वो मैकेनिकल टॉयज़ थे। तो इन्होंने पूछ लिया कि इसके भैया व्हील कहाँ हैं इस टॉय के। अब आगे क्या आता है, दैट ए हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर दैट व्हाट आइंस्टाइन चोज एज अ प्रोफेशन वुडंट मैटर बिकॉज ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग। और जब ये स्कूल में थे, तब एक बार इनके हेडमास्टर ने, प्रिंसिपल ने इनके पिताजी को क्या बोल दिया कि आइंस्टाइन चाहे जो मर्जी प्रोफेशन चूज़ कर ले भैया, लेकिन इसे कभी भी ज़िंदगी में सफलता नहीं मिलने वाली। आइंस्टाइन began learning to play the violin at the age of 6 because his mother wanted him to. He later became a gifted amateur violinist, maintaining this skill throughout his life. अब इसके बाद क्या हुआ, 6 साल की उम्र में इन्होंने वायलिन बजाना सीख लिया था। क्यों सीखा था, क्योंकि इनकी मम्मा को ये पसंद था कि मेरा बेटा जो है वो एटलीस्ट वायलिन बजाना तो सीख ही ले। और बाद में क्या हुआ, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा, मतलब गॉड गिफ्टेड ही कह सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा वायलिनिस्ट बने, यानी कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा वायलिन बजा लेते थे। एमिएचर का यहाँ पर मीनिंग दिया हुआ है डूइंग समथिंग फॉर पर्सनल एन्जॉयमेंट, यानी कि जो हम प्रोफेशनली, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये मेरा प्रोफेशन है, लेकिन मेरे को पसंद है सिंगिंग, या फिर ये भी कह सकते हैं कि मेरे को लिसनिंग भी पसंद है सॉन्ग्स की। तो वो क्या है, मेरा एमिएचर है, मतलब कि मेरी खुद के पर्सनल जॉय के लिए करता हूँ, मैं शौकिया तौर पर करता हूँ। एमिएचर का आप शॉर्ट मीनिंग कह सकते हैं शौकिया तौर पर। तो वो शौकिया तौर पर भी वायलिन बजाया करते थे, और ये पूरी ज़िंदगी ही उन्होंने बजाना नहीं छोड़ा था, यानी कि ये भी काफ़ी रेगुलर टाइम तक, एंड तक, अपनी लाइफ के एंड तक बजाते रहे थे। बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड प्यूपिल। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन एक बुरे इंसान नहीं थे। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक वेयर आइंस्टाइंस फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वॉज 15 months ओल्ड। और लगभग जब ये 15 महीने के थे, यानी कि 1.25 साल के लगभग थे, तब क्या इनकी फैमिली म्यूनिक में मूव हो गई थी, और वहीं से इन्होंने स्कूल जाना, म्यूनिक में ही अपनी हाई स्कूलिंग शुरू की थी। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट। और तब क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे मार्क्स प्रेजेंट करते थे हर एक सब्जेक्ट में। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स। अब आइंस्टाइन जो थे हमारे, उनको क्या है, स्कूल का जो रेजिमेंटेशन है, यानी कि स्कूल के जो कानून कायदे हैं, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। मतलब हर एक स्कूल के नहीं, पर्टिकुलर जिस स्कूल में ये जाते थे उस स्कूल के रेजिमेंटेशन कानून कायदे उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थे। इसकी वजह से क्या, उनकी कई बार टीचर्स से भिड़ंत भी हो जाती थी। एट द एज ऑफ 15 आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफल्ड दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। और 15 साल की उम्र तक क्या हुआ, आइंस्टाइन को इतना स्टिफल्ड, यानी कि इतना वहाँ पर घुटन सी महसूस होने लगी। एक कई स्टिफल का एक्चुअल मीनिंग क्या है, यहाँ पर घुटन महसूस होने से है, यानी कि जहाँ पर आप अच्छे से सांस ना ले पा रहे हो। अब सांस ना लेने से ये मतलब नहीं है कि वहाँ पर आप मर जाओगे, यानी कि आप वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील नहीं कर रहे, आपको वहाँ पर मतलब अच्छा महसूस ही नहीं होता है कि आपको वहाँ पर रहना चाहिए, इसलिए आप क्या सोचते हो, वहाँ से मूव हो जाना चाहिए। तो 15 साल की उम्र में आइंस्टाइन को ऐसा घुटन सी महसूस होने लगी उस स्कूल में, इसलिए उन्होंने क्या सोचा कि स्कूल को छोड़ देना ही अच्छा है। द प्रीवियस ईयर एल्बर्ट्स पेरेंट हैड मूव टू मिलान एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स। अब जब ये 15 साल की उम्र में ये इन्होंने किया था, स्कूल छोड़ा था, उससे लगभग 1 साल पहले ही, उससे पिछले साल ही एल्बर्ट के जो माता पिता थे वो मिलान में शिफ्ट हो गए थे, और इसे कहाँ छोड़ गए थे, रिलेटिव्स के पास छोड़ गए थे।
आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन, यानी कि एक लंबे सारे डिस्कशन के बाद, आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड इन अ सिटी विच वॉज मोर लिबरल देन म्यूनिक। आइंस्टाइन के मतलब एक विश थी कि वो क्या है, स्विट्ज़रलैंड में जहाँ पर जर्मन बोली जाती है वहाँ पर अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करे, जहाँ पर क्या है लोग म्यूनिक की बजाय ज़्यादा लिबरल हों। अब लिबरल का हम मीनिंग कह सकते हैं कि एक्सेप्टिंग डिफरेंट ओपिनियंस, यानी कि जो मतलब हर एक तरह से लोगों की बात माने या फिर हर एक टाइप से उनकी डिस्कशन जो है उनको स्वीकार करे, यानी कि आपस में बनाकर रखने वाले लोग होते थे जो कि म्यूनिक में उनके साथ नहीं थे। इसलिए वो क्या है स्विट्ज़रलैंड में शिफ्ट होना चाहते थे और काफ़ी लंबे डिस्कशन के बाद उन्हें इस चीज़ की एक्सेप्टेंस मिल गई थी। Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics, and after finishing school, he decided to study at a university in Zurich. अब आइंस्टाइन जो थे ये गॉड गिफ्टेड इनकी मैथमेटिक्स थी, यानी कि बहुत अच्छे मैथमेटिशियन भी थे और इनका फिजिक्स में भी काफ़ी इंटरेस्ट था। अब अपनी स्कूलिंग ख़त्म होने के बाद इन्होंने क्या डिसाइड किया कि मैं क्या है ज्यूरिक जाके अपनी यूनिवर्सिटी की स्टडीज़ करूँगा या अपना कॉलेज वगैरह है जो वहीं पर पूरा करूँगा। बट साइंस वॉजेंट द ओनली थिंग दैट अपील्ड टू द डैशिंग यंग मैन विद द वॉलरस मुस्टैचे। लेकिन साइंस में मतलब आज तक इस तरह का कोई आदमी नहीं आया था जिसकी इतनी बड़ी बड़ी वॉलरस हम कह सकते हैं। वॉलरस जो है वॉलरस मुस्टैचेस, वॉलरस का वैसे अलग मीनिंग होता है लेकिन वॉलरस मुस्टैचे का अलग मीनिंग होता है, तो यहाँ पर वॉलरस मुस्टैचे आया है। वॉलरस मुस्टैचेस होती हैं जिनकी मतलब बहुत बड़ी बड़ी मूछें होती हैं जो एज तक रहती हैं। तो मतलब साइंस एक अकेली जगह नहीं थी जहाँ पर मतलब इतनी बड़ी बड़ी मूछों वाला बंदा आया था। मतलब इनका हाथ पैर इधर उधर मारते रहते थे, मैथमेटिक्स इनकी अच्छी थी, फिजिक्स में भी ये इनका काफ़ी इंटरेस्ट था, तो इस वजह से ये बात कही गई है। अब ये देख लीजिए यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई, दो पिक्चर दिखाई गई हैं जिसमें एक तो मतलब 21 साल की उम्र जब 1900 का टाइम था तब ये इनकी पिक्चर है, और एक यहाँ पर दिखाई गई है आइंस्टाइन इन 1955 मतलब 1955 की इनकी जो लास्ट पिक्चर थी वो दिखाई गई है जिसे कि हम आज भी देखते हैं। तो आगे क्या है, ही ऑल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट मिलेवा मैरिक whom he found to be a clever creature। अब इन्हें क्या है यूनिवर्सिटी में जब ये पढ़ाई करने गए यूरिक में तब वहाँ पर क्या है इन्हें एक फेलो स्टूडेंट में मतलब अपने एक सहभागी में एक लड़की में स्पेशल इंटरेस्ट आया जिनका नाम था मिलेवा मैरिक, और वो उन्हें क्या है एज अ क्लेवर क्रिएचर पसंद भी करते थे। मतलब उन्हें क्या लगा कि ये भी मतलब काफ़ी ज़्यादा पढ़ने वाली है, और खुद ही आइंस्टाइन भैया भी पढ़ने वाले थे, इनको लड़की भी पसंद आई वो भी काफ़ी ज़्यादा पढ़ने वाली थी, तो उन्हें क्या है क्लेवर क्रिएचर लगी। दिस यंग सर्ब, अब यहाँ पर सर्ब से क्या मीनिंग है, सर्ब होता है जो सर्बिया के लोग होते हैं ना उन्हें सर्ब कहा जाता है, तो ये लड़की थी उसके लिए आया। दिस यंग सर्ब हैड कम टू स्विट्जरलैंड बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक वॉज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप वेयर वुमेन कुड गेट डिग्रीज। तो अब ये जो ज्यूरिक की जो यूनिवर्सिटी थी ये यूरोप की इकलौती जगहों में से ऐसी एक जगह थी जहाँ पर वुमेन के लिए भी डिग्रीज दी जाती थी, इसलिए सर्बिया की लड़की मिलेवा मैरिक जो है वो स्विट्ज़रलैंड आई थी अपनी डिग्री के लिए। आइंस्टाइन सो इन हर एन एली अगेंस्ट द फिलिस्टाइंस Philistines, those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स आए हैं जैसे फिलिस्टाइंस है, एली आया है, तो एली का क्या मीनिंग होता है, एक फ्रेंड कह सकते हैं, एक अ फ्रेंड, और फिलिस्टाइंस का मीनिंग हो सकता है एक वर्ड है जो कि यूज़ किया जाता है मतलब जिन लोगों को आर्ट लिटरेचर या म्यूज़िक नहीं पसंद होता उस तरह के लोगों के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है फिलिस्टाइंस। तो अब ध्यान से देखिए दोबारा इस लाइन को, दैट आइंस्टाइन सो हर मतलब आइंस्टाइन को उसके अंदर एक ऐसा दोस्त दिखता था जो कि मतलब फिलिस्टाइंस के विरोधी थे। मतलब ऐसे लोग जिसे आर्ट्स नहीं पसंद, लिटरेचर नहीं पसंद, म्यूज़िक वगैरह नहीं पसंद, उन लोगों के खिलाफ रहने वाले लोगों में से आइंस्टाइन थे और उन लोगों के खिलाफ रहने वाली में मिलेवा थी। तो इन दोनों की यहाँ पर ये थिंग भी मिल गई, इस वजह से भी अट्रैक्शन कह सकते हैं आइंस्टाइन को इनमें था। अब इस तरह के लोग कौन कौन थे, एक तो इनके घर वाले थे जो इसके अगेंस्ट थे, मतलब घर वालों को इनका मतलब वॉयलिन तो खैर इनकी मम्मा ने कहा था बजाने के लिए 6 साल की उम्र में,
पर कह सकते हैं कि आर्ट लिटरेचर लंबे टाइम तक मतलब मस्तीखोर नहीं होना चाहिए, ये कहते थे इनके फैमिली वाले। साथ ही साथ यूनिवर्सिटी में भी कुछ लोग जो हैं वो भी इस तरह के विरोधी थे, मतलब जो आर्ट लिटरेचर या म्यूज़िक को पसंद नहीं करते थे। तो इस तरह के लोगों से क्या है, इन दोनों को क्या थी, नफरत थी, मतलब इनके और थे, खिलाफ थे। द कपल फैल इन लव, और बाद में क्या हो गया भैया, बाद में इन दोनों को तो हो गया प्यार। लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस। अब बाद में क्या है भैया, आज के टाइम में तो जैसे व्हाट्सएप इंस्टाग्राम बहुत फेमस हुआ पड़ा है, लेकिन उस टाइम तो क्या है, लेटर चलते थे, तो इन्होंने लव लेटर जो है शेयर करने शुरू कर दिए एक दूसरे से। लेकिन उसमें भी क्या है, वो अपने वर्ड्स में क्या है, साइंस को घुसा देते थे। अब वो कैसे घुसाते थे, उसमें से एक कोट भी यहाँ पर है, आइंस्टाइन का लिखा हुआ जो लेटर है। हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन। अब यहाँ पर देख लो भैया, वर्क में भी मतलब सॉरी लेटर में भी अपना क्या है, काम घुसाए जा रहे हैं। आइंस्टाइन यहाँ पर लिखते हैं कि मैं कितना खुश होऊंगा और कितना प्राउड फील करूंगा जब हम दोनों मिलकर अपने जो रिलेटिविटी वाला जो प्रोजेक्ट है, इसको क्या है, एक अंत तक, एक मतलब विक्टोरियस कंक्लूजन, एक मतलब शानदार अंत तक पहुंचाएंगे। तो ये तो इनका लव लेटर था। In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. अब 21 साल की उम्र हो गई थी 1900 के सन में इनकी, एल्बर्ट आइंस्टाइन की। इन्होंने यूनिवर्सिटी की डिग्री भी ले ली थी, लेकिन अभी तक अनएम्प्लॉयड थे, यानी कि इनके पास अभी तक कोई जॉब नहीं थी। ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, गिव प्राइवेट लेसन्स एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902 एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। अब 1900 सन 1900 तक तो इनके पास कोई जॉब नहीं थी, लेकिन कुछ समय बाद इन्होंने एज अ टीचिंग असिस्टेंट, यानी कि एक टीचर की तरह काम करना शुरू कर दिया, पढ़ाना शुरू कर दिया। प्राइवेट ट्यूशन्स भी पढ़ाई इन्होंने, और फाइनली 1902 में इनको एक जॉब मिल गई, एक सिक्योर जॉब मिल गई। वो जॉब क्या थी, बर्न के अंदर एक पेटेंट ऑफिस में टेक्निकल एक्सपर्ट की इनकी जॉब थी। अब पेटेंट क्या होता है, पेटेंट का यहाँ पर मीनिंग भी दिया गया है, अ डॉक्यूमेंट विच गिव्स द राइट्स ऑफ एन इन्वेंशन ऑफ टू एन इन्वेंटर। यानी कि मान लीजिए जो टीवी है या एलईडी वगैरह है, हम आज के टाइम में देखते हैं, लेकिन जिसने टीवी शुरुआत में बनाया था, उसके जो राइट्स हैं वो तो उस बंदे के पास ही रहेंगे ना, चाहे आज के टाइम में हम एलईडी आ गई हो। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर की शुरुआत तो बहुत टाइम पहले हुई थी, उसके बाद तो लैपटॉप भी बन गए, हालांकि दोनों अलग चीज़ें हैं, लेकिन काम तो एक ही कर रही हैं। तो इस लिहाजे से जो राइट्स हैं, जो पेटेंट हैं, वो किसके पास रहेंगे, कंप्यूटर बनाने वाले के पास ही रहेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है, पेटेंट वही होता है। तो आगे क्या है, वाइल ही वॉज सपोज टू बी असेसिंग अदर्स पीपल इन्वेंशंस, आइंस्टाइन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ऑन आइडियाज इन सीक्रेट। अब जब आइंस्टाइन जो है बाकी लोगों के इन्वेंशंस को एश्योर कर रहे थे, तभी क्या है, वो चुपके से खुद का मतलब एक सीक्रेटली आइडिया डेवलप कर रहे थे, खुद के आइडियाज़ को भी कोई ना कोई नाम दे रहे थे। He is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics। और वो क्या है, कई बार हंसी मजाक में अपने ड्रॉअर को या डेस्क को इस तरह भी नाम दे रखा था उन्होंने, ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स, यानी कि उसमें फिजिक्स की रिलेटिविटी थ्योरी है, उसके अलावा भी थ्योरीज काफ़ी ज़्यादा जो है उसमें कागज़ काफ़ी ज़्यादा भर रखे थे उस ड्रॉअर में, इसलिए वो खुद की टेबल को कई बार मजाक में ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स भी बोल देते थे। One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute। अब उनके मतलब 1905 में उनका एक फेमस वर्क था, फेमस पेपर आया था, जिसमें क्या है, आइंस्टाइन ने अपनी अपनी फेमस जो है, आइंस्टाइन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है जो इनकी, वो इन्होंने एक पेपर में प्रेजेंट की थी। और उसमें क्या लिखा था, उसके अकॉर्डिंगली क्या था कि टाइम और डिस्टेंस जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है। अब एब्सोल्यूट क्या है, मतलब स्वतंत्र रूप से, जिसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती, यानी कि टाइम और डिस्टेंस एक दूसरे से अलग अलग है, इनको एक साथ लेकर नहीं चला जा सकता। Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to the other। अब ये एक एग्जांपल दे रखा है इन्होंने रिलेटिविटी का, आपको बेसिकली बता देता हूँ मैं। मान लीजिए यहाँ से मैं घर से निकला अपनी साइकिल पे 5 बजे, मेरा भाई भी निकला अपनी साइकिल से 5 बजे। अब हम दोनों ने जाना अपनी मौसी के घर।
मैं तो जा रहा हूँ भैया 4 किलोमीटर की स्पीड पे, मेरा भाई जा रहा है 6 किलोमीटर की स्पीड पे, हम दोनों ने घड़ी भी पहन रखी है, हम 5 बजे निकले हैं। अब 5 बजे निकले हैं, हमने घड़ी भी पहनी है, हम दोनों साइकिल पे भी निकले हैं। अब वो तो जा रहा है भैया 6 किलोमीटर की स्पीड पे, वो तो पहुंच गया 5 बज के और 10 मिनट पे, और मैं 4 किलोमीटर की स्पीड पे जा रहा हूँ, मैं पहुंचा 5:15 बजे। हालांकि मतलब यहाँ पर देखिए समय बराबर ही था जब हम निकले, और डिस्टेंस भी बराबर ही थी, हमारे पास व्हीकल्स भी सेम ही थे, लेकिन क्या है हम सेम समय पर तो नहीं पहुँच सके। इसलिए इन्होंने क्या है कहा है कि टाइम और डिस्टेंस को एक दूसरे से एब्सोल्यूट नहीं किया जा सकता, ये एक दूसरे से बहुत अलग अलग हैं। तो इस तरह का ही एग्जाम्पल दिया गया है। अब आगे क्या है, फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला विच डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। और इसी से ही क्या है दुनिया का जो सबसे फेमस फार्मूला है वो निकल गया है रिलेशनशिप का, मतलब मास और एनर्जी को एक दूसरे से जो रिलेट करते हैं उसका। और वो फॉर्मूला क्या है, E बराबर एम सी स्क्वेयर। ध्यान दीजिए एम सी नहीं है, एम सी स्क्वेयर है। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, जहाँ पर मैथमेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंगली E किसके लिए आता है, एनर्जी के लिए, M आता है मास के लिए, और C आता है स्पीड के लिए। C द स्पीड ऑफ द लाइट इन अ वैक्यूम, यानी कि एक वैक्यूम के अंदर जो लाइट की स्पीड होती है उसके लिए C आता है। अब ये वैक्यूम के अंदर लाइट की स्पीड बताई गई है, देख लीजिए 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड आया है। अब यहाँ पर इन्होंने इलेबोरेटली मतलब कुछ बताया है रिलेटिविटी की थ्योरी को लेकर ही। देन व्हेन यू सिट विद अ नाइस गर्ल फॉर 2 hours इट सीम्स लाइक 2 minutes, व्हेन यू सिट ऑन अ हॉट स्टोव फॉर 2 minutes इट सीम्स लाइक 2 hours, दैट्स रिलेटिविटी। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी को देख लीजिए किस तरह से कंपेयर किया है कि अगर आप एक लड़की के साथ 2 घंटे तक बैठो तो वो भी क्या है 2 मिनट की तरह ही लगते हैं, लेकिन अगर आप एक गर्म तवे पर एक हॉट स्टोव पर 2 मिनट के लिए भी बैठ जाओ तो वैसा लगता है कि वो 2 घंटे के लिए है। इस चीज़ को आप ट्राई भी कर चुके होंगे, आजकल के बच्चे बड़े शातिर हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling. अब जब आइंस्टाइन जो है वो फिजिक्स की बहुत ही मुश्किल मुश्किल पेचीदा प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे थे, तभी क्या हुआ उनकी जो प्राइवेट लाइफ थी, उनकी जो पर्सनल लाइफ थी वो अनरेवलिंग होने लगी, यानी कि वो धीरे धीरे क्या है गिरने लगी, मतलब घर वालों से कम बनने लगी उसकी। एल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट। अब आइंस्टाइन जो थे उनको तो मिलेवा से प्यार हो गया था, और वो क्या अपनी स्टडीज़ के जस्ट बाद ही मिलेवा से शादी करना चाहते थे, लेकिन उनकी माताजी ने तो मना कर दिया, वो खिलाफ होगी। शी थॉट मिलेवा हु वॉज 3 years older than her son was too old for him। अब उनकी माँ को क्या लगता था, एल्बर्ट आइंस्टाइन की माँ को, कि मिलेवा तो यार 3 साल बड़ी है मेरे बेटे से, वो तो बड़ी लगेगी, मेरा बेटा जवान लगेगा वो बुढ़ी लगेगी। शी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड बाय मिलेवास इंटेलिजेंस। शी इज़ अ बुक लाइक यू हिज मदर सैड। आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ। अब इसके बाद क्या हुआ, वो मिलेवा की जो इंटेलिजेंस है, बुद्धिमत्ता है, उससे भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि उनका बेटा तो वैसे ही मतलब पूरा दिन किताबों में खोए रहता है, और भाई घर वाले भी किताबों वाली ले आया तो घर वालों घर को कौन संभालेगा, दोनों तो किताबों में घुसे रहेंगे। इस तरह का स्टेटमेंट जो उनकी माँ ने दिया, तो आइंस्टाइन ने क्या है कुछ समय के लिए अपनी शादी है वो रोक दी, यानी कि पोस्टपोन कर दिया कह सकते हैं। एक बार कोई जवाब नहीं दिया इसके बारे में। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903 एंड हैड 2 sons। और बाद में क्या है जनवरी 1903 में इन दोनों की शादी हो गई और उसके बाद 2 बच्चे हो गए। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फेल्टर्ड। लेकिन क्या है कुछ सालों बाद ही इनकी शादी जो है वो कमज़ोर पड़ने लगी। फेल्टर्ड का मीनिंग होता है वीक होना है, कमज़ोर होना। मिलेवा मीन वाइल वॉज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउस वाइफ। अब मिलेवा जो है वो अपने इंटेलेक्चुअल एम्बिशन को, इंटेलेक्चुअल हम कह सकते हैं जो बुद्धिमान, यानी कि उसका जो एम्बिशन था एक बड़ा इंसान बनने का, जिस तरह से इनका एल्बर्ट आइंस्टाइन का था, उस तरह की जो खूबियाँ थी वो तो क्या अब इनमें कम होती जा रही थी। वो क्या है एक तरह से नाखुश सी हाउसवाइफ ही बनती जा रही थी। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड इन 1919। अब कुछ सालों के भैया लड़ाई वगैरह के बाद क्या है फाइनली 1919 में दोनों ने डाइवोर्स ले लिया। और उसके बाद क्या है उसी साल को आइंस्टाइन ने अपनी कज़न एल्सा से शादी कर ली। अब उसके बाद क्या है, अब ध्यान रखिएगा ये शादी कब की है, 40 साल की उम्र में की है, क्योंकि 1900 में इनकी एज थी
21 की थी और 19 साल बाद की है, मतलब 40 साल हो गए ना इनकी एज। अब आगे क्या आता है, आइंस्टाइन्स न्यू पर्सनल चैप्टर कोइंसाइडेड विद हिज राइज टू वर्ल्ड फेम। अब आइंस्टाइन का जो नया पर्सनल चैप्टर था वो क्या है, कोइंसाइडेड क्या है, समान होना या मिलता जुलता। सो आइंस्टाइन्स न्यू पर्सनल चैप्टर कोइंसाइडेड विद हिज राइज टू वर्ल्ड फेम, मतलब इससे क्या है, इनको नई ख्याति मिल गई, एक नया मतलब इनके लिए उदय हो गया। मतलब इससे क्या है, नए पर्सनल चैप्टर से इनको काफ़ी ज़्यादा फेम मिलने लगी पूरी दुनिया में। 1915 में क्या हुआ, ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी। 1915 में जब इन्होंने अपनी जनरल थ्योरी दी थी रिलेटिविटी की, तब क्या है, एक न्यू इंटरप्रिटेशन आया ग्रेविटी को लेकर। इंटरप्रिटेशन यानी कि स्पष्टीकरण या व्याख्या कह सकते हैं, मतलब ग्रेविटी के लिए कुछ नया अर्थ निकल के आया। एन एक्लाइप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉड प्रूफ दैट इट वाज एक्यूरेट। और जो इन्होंने 1915 में रिलेटिविटी की जनरल थ्योरी दी थी, इसका प्रूफ कब मिला, 1919 में मिल गया था इनको, जब एक एक्लाइप्स आया था, एक सूर्य ग्रहण आया था, तब इनकी ये जो थ्योरी है वो सही साबित हो गई थी। आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड। अब ये लाइन क्या कहती है कि आइंस्टाइन ने अच्छी तरह से कैलकुलेट कर लिया था। क्या कैलकुलेट किया था, ध्यान दीजिएगा इस लाइन पर दोबारा। आइंस्टाइन ने कैलकुलेट किया था कि जो हमारा सन का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो फिक्स स्टार की जो लाइट होती है उससे क्या है, डिफ्लेक्ट करता है। अब डिफ्लेक्ट का क्या मीनिंग होता है, मतलब किसी चीज़ से हिट होने के बाद जब डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो मतलब सन के ग्रेविटेशनल फील्ड में आते ही क्या है, स्टार्स की जो लाइट होती है वो अपना जो रास्ता है वो थोड़ा सा चेंज कर लेती है। ये अनुमान लगाया था आइंस्टाइन ने और 1919 में ये सही साबित भी हो गया था। द न्यूज़ पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। और न्यूज़पेपर ने इसको स्वीकार किया, किस रूप में स्वीकार किया, एक मतलब क्रांति, एक वैज्ञानिक क्रांति के रूप में इसे स्वीकार किया। Einstein received the Nobel Prize for Physics in 1921. He was showered with honors and invitation from all over the world and lauded by the press. अब आइंस्टाइन को 1921 में इसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला फिजिक्स के लिए, और क्या है उसके बाद इन्हें काफ़ी ज़्यादा ऑनर मिला, सम्मान मिला, सम्मान की बारिश हुई इनके लिए। काफ़ी लोगों से दुनिया भर से इनको इनविटेशन आने लगे, प्रेस भी कहते थे कि हमें आकर मिलो, हमें अपना इंटरव्यू दो, इस तरह का मतलब इनके साथ होना लगा। फिर अब आगे क्या है, व्हेन द नाजीज कम टू पावर इन जर्मनी इन 1933। अब क्या है, जो नाजी हिटलर वगैरह जो थे, जब जर्मनी में 1933 में पावर में आए, यानी कि पोजीशन में आए अपनी, आइंस्टाइन एमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट। तब क्या है, आइंस्टाइन ने अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के वहाँ से और यूनाइटेड स्टेट्स में शिफ्ट हो गए। 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar. और लगभग 5 साल के बाद क्या हुआ, बर्लिन में क्या है, न्यूक्लियर फिजन आया, यानी कि बर्लिन में न्यूक्लियर की खोज की जा चुकी थी तब। और इससे क्या है, अमेरिकन जो भी वैज्ञानिक थे, फिजिसिस्ट थे, उनमें क्या है, एक अप्रोर आ गया। इन एन अप्रोर का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पर आपको दे भी रखा है, वेरी अपसेट, यानी कि इससे क्या है, अमेरिका के लोगों में खलबली मच गई फिजिसिस्ट में, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा इससे हक्के बक्के रह गए, परेशान हो गए थे। किस वजह से, क्योंकि बर्लिन ने न्यूक्लियर की खोज कर ली थी। मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फैसिज्म जस्ट एज आइंस्टाइन हैड, एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एन अटोमिक बॉम्ब। अब इसके बाद क्या हुआ, जब अमेरिकन को ये पता चल गया था तो ये काफ़ी ज़्यादा सदमे में चले गए थे, दुख काफ़ी उनको अपसेट से रहने लग गई ये। उसके बाद क्या है, धीरे धीरे ये क्या है, फैसिज्म से दूर भागने लगे। फ्लैड का मतलब क्या होता है, रन अवे, भाग जाना। अब फैसिज्म हम कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बड़ा पॉलिटिकल सिस्टम कह सकते हैं फ्रांसियों के लिए जो होता था, तो उस पॉलिटिकल सिस्टम से दूर भागने लग गए, क्योंकि ये तो भैया एटॉमिक बॉम्ब वगैरह बनाने लग गए थे। जैसे कि आइंस्टाइन जो क्या है, एमिग्रेट कर गए थे यूएस में, तो वहाँ के जो फिजिसिस्ट थे, अमेरिकन फिजिसिस्ट, वो भी क्या है, भागने लग गए वहाँ से। क्यों भागने लग गए, किससे भागने लगे, नाजियों से। नाजी जो नाजी लोग हैं वो एटॉमिक बॉम्ब ना हम पर फोड़ दें, उस डर से वो क्या है, भागने लग गए थे। अब आगे क्या कहते हैं, एट द आर्ग्यूइंग ऑफ अ कलीग आइंस्टाइन wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on 2nd August 1939 in which he warned
A single bomb of this time exploded in a port might very well destroy the whole port together with some of the surroundings territory. अब एक कलीग के कहने पर, यानी कि अपने एक साथी के कहने पर, आइंस्टाइन ने क्या है, अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट को एक नोट लिखा 2 अगस्त 1939 को। अब वो कलीग खुद क्यों नहीं लिख रहा था, क्योंकि उन्हें पता था कि ऐसे मेरे वर्ग को तो कोई जवाब मिलेगा नहीं। लेकिन आइंस्टाइन तो क्या है, अब काफ़ी ज़्यादा बड़ी एक मतलब बड़ा आदमी बन गया है, काफ़ी लोग उसे जानते हैं, तो उसे ज़रूर कोई ना कोई जवाब आएगा। तो 1939 में 2 अगस्त को फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट को, अमेरिकन प्रेसिडेंट को, इन्होंने एक लेटर लिखा। क्या लिखा कि इस तरह का एक बॉम्ब भी अगर एक्सप्लोड होता है, अगर फटता है, तो वो क्या है, एक जगह को तो डिस्ट्रॉय करेगा ही, लेकिन आसपास में आने वाले कई क्षेत्रों को वो जला कर खाक कर देगा, यानी नष्ट कर देगा। His words did not fail to have an effect. The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own and dropped it on the Japanese city of Hiroshima and Nagasaki in August 1945. अब जो मतलब अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इस बात को बिल्कुल भी अनदेखा नहीं किया, इसका काफ़ी इफेक्ट पड़ा उन पर, और जाया नहीं जाने दिया इस लेटर को। तो अमेरिकनों ने भी क्या किया, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने भी क्या किया, चुपके से एक सीक्रेट प्रोजेक्ट तैयार किया एटॉमिक बॉम्ब को लेकर। और 1945 अगस्त में इन्होंने क्या किया, जापान की कुछ सिटीज़ हिरोशिमा और नागासाकी में क्या है, ये बॉम्ब फोड़ दिया, एक्सप्लोड कर दिया। और ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम की ही बात है लगभग, जब ये एक्सप्लोड हुआ था। और इससे क्या है, जापानी सिटी हिरोशिमा और नागासाकी में बहुत भयंकर मतलब एक्सप्लोड हुआ था, बुरी तरीके से फटा था। और ये आज भी विख्यात है, मतलब आज भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। कहा जाता है कि मतलब वहाँ पर अब भी जो बच्चे पैदा होते हैं, न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, वो इसकी इफ़ेक्टिव रेज की वजह से अब तक काफ़ी डीफ या डम कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कईयों के पैर नहीं होते, हाथ नहीं होते, किसी ना किसी तरह से अफेक्टेड होते हैं, क्योंकि ये रेज उस टाइम से ही काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड रही थी। अब आगे क्या है, आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। अब आइंस्टाइन क्या है, इस वजह से पूरे हिल गए थे, मतलब काफ़ी शौक लगा था इस डिस्ट्रक्शन इसकी वजह से। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड स्टेट्स। और इसकी वजह से क्या है, इन्होंने पब्लिक को ही एक लेटर लिखा, रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड स्टेट, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स की पब्लिक के लिए ही एक लेटर लिखा, आमजन के लिए। इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट। और उसमें इन्होंने क्या सुजेस्ट किया कि वर्ल्ड गवर्नमेंट को लाया जाए, ताकि अमेरिका ने जिस तरह से एकदम से एक्सप्लोड कर दिया जापानीज पर ये एटॉमिक बॉम्ब, उस तरह से ना किया जाए। पहले गवर्नमेंट में सहमति होनी चाहिए, वर्ल्ड गवर्नमेंट में आपस में बातचीत होनी चाहिए, उसके बाद इस तरह के फैसले लिए जाएं। अनलाइक द लेटर टू रोजवेल्ट, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट। लेकिन जैसे रोजवेल्ट ने तो हाथों हाथ इस पर काम करना शुरू कर दिया था, अब यूनाइटेड नेशंस को लेकर इसमें कोई भी काम नहीं किया गया। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड आइंस्टाइन गोट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, agitating for an end to the arms building and using his popularity to campaign for peace and democracy. अब जब इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, कोई फ़ायदा नहीं मिला इन्हें, तो अगले ही दशक में, लगभग अगले आने वाले 10 सालों के अंदर ही क्या है, आइंस्टाइन भी पॉलिटिक्स में घुस गए। अब ये क्यों घुसे, ताकि क्या है, एकदम से आर्म्स यहाँ पर हथियारों से मतलब है आर्म्स का, और एजिटेटिंग का क्या मीनिंग होता है, हलचल मचाना, कि हथियारों से कोई भी इस तरह की हलचल ना मचाई जा सके और शांति को बनाया जा सके, और डेमोक्रेसी भी सही तरह से कैंपेन की जा सके। उसकी वजह से इन्होंने क्या है, पॉलिटिक्स में अपना कदम रखा। यानी कि यहाँ पर मेन रीज़न निकल के आता है कि इसका नाम क्यों है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, क्योंकि वो शांति को, पीस को बनाए रखना चाहते थे, और इसी वजह से इन्होंने डेमोक्रेसी में भी पैर रखा था। तो अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड होने का रीज़न है, इस चैप्टर का नाम अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड होने का यही रीज़न है कि वो सभी लोगों में शांति बनाए रखना चाहते थे। ये नहीं चाहते थे कि एक दूसरे से लड़ाई करें, एटॉमिक बॉम्ब फोड़ें, या फिर किसी तरह का किसी को नुकसान हो। तो इनका एक शानदार माइंड होने की वजह से ही अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड यहाँ पर चैप्टर का नाम रखा गया है। When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius. अब 1955 में जब आइंस्टाइन की डेथ हुई 76 साल की उम्र में,
तब क्या सेलिब्रेट किया गया, वाइजनरी सेलिब्रेट किया गया। वाइजनरी क्या होता है, आने वाले समय को जो प्रेडिक्ट करने वाले होते हैं उन्हें वाइजनरी कहा जाता है। जैसे इन्होंने 1915 में ही प्रेडिक्ट कर दिया था एक्लाइप्स या सन की जो रेज हैं उसके बारे में, सॉरी लाइट के बारे में, रिलेटिविटी अपनी थ्योरी की वजह से, जनरल रिलेटिविटी थ्योरी की वजह से। तो इस तरह के मतलब इन्होंने काफ़ी और काम किए थे या काफ़ी और प्रेडिक्शंस किए थे, जिस वजह से इन्हें क्या है, वाइजनरी कहा गया है। और साथ ही साथ इन्हें वर्ल्ड सिटीजन का भी दर्जा दिया गया, एज मच एज अ साइंटिस्ट जीनियस। और इसी के साथ इन्हें साइंटिफिक जीनियस भी कहा गया था 1955 में। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में।